हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। ठीक है, इस सीरीज में हम आज चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को कवर किया है। ठीक है, ये क्लास 7th प्योर एनसीईआरटी भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, जिसका चैप्टर नंबर 4 है वायु। ठीक है, तो आज हम वायु के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और ये जो क्लास है आपकी, ये यूपीएससी के समस्त एग्ज़ाम के लिए, जैसे एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, जियो साइंटिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है, और यूपीएससी सिविल सर्विस, साथ ही साथ ईपीएफओ के एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ऑल स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी, और एसएससी के समस्त एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, ठीक है, आरओ, एआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, चलो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी, वो है आपका सीटेट एग्ज़ाम। ठीक है बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही आपका सीटेट आता है, और पेपर 2 में 60 क्वेश्चन जो आपके आते हैं एसएसटी वाले, वो केवल और केवल इसी से आते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए, सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे। ठीक है, देखिए, ये जो क्लास है ना, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जो मतलब अपनी स्टडी कर रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। ठीक है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो एक चादर सी फैली हुई है वायु की, उसको हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। ठीक है, रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यानी वायु के कारण ही पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर भी मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, और कम टेम्परेचर भी हानिकारक होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम देखेंगे वायुमंडल का संगठन, यानी वायुमंडल में किस किस चीज़ का संगठन है, या वायुमंडल किससे मिलकर बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेकों गैसों का मिश्रण होती है। क्या होती है बेटा? अनेकों गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम गैस, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो, इसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम इस चित्र पे आते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आपकी 100% होती है, या टोटल गैस को हमने सपोज किया 100% है, तो उस 100% में से 78% क्या है? आपकी नाइट्रोजन गैस है बेटा। 21% आपकी ऑक्सीजन है। 0.03% आपकी CO2 है। 0.93% आपकी आर्गन है, और 0.04% अन्य सभी गैसें है। ठीक है, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। जो नाइट्रोजन गैस है ये हमारे वायु में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, जब फेफड़ों में नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता अगर है
तो वे उसको नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। कभी भी पौधे जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। पौधे जो है पेड़ पौधे नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं बेटे। किसके रूप में लेते? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, ठीक है। पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिसे पौधों का प्रयोग कर सके। अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, वे जीवाणु कौन से है? वे जीवाणु है आपके साइनोबैक्टीरिया, एजेक्टोबैक्टीरिया, ठीक है, याद रखना। तो जो हमारे हरे पेड़ पौधे हैं, ज़्यादातर जो पौधे हैं वे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं बेटा। किसके रूप में ले? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, एक तो ये याद रखना। लेकिन जो धान का पौधा होता है, जो धान का पौधा होता है, ये नाइट्रोजन को जो है अमोनिया के फॉर्म में लेता है, NH3 NH4 होता है, ठीक है, अमोनिया की फॉर्म में लेता है बेटा, याद रखना, ठीक है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ऑक्सीजन हमारे वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने की थी बेटा? जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले, इसने की थी, ठीक है, याद रखना। तो ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अगर हम वृक्ष को काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट में कितने प्रतिशत पाई जाती है बेटा? 0.03%, ठीक है, याद रखना, ओके। ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादप द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ जाता है, ठीक है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं बेटा वायुमंडल की संरचना। यह हमारा अगला हेडिंग है, ठीक है, वायुमंडल की संरचना। चलिए देखो ध्यान से। हमारा वायुमंडल 5 परतों से बना हुआ है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, जैसे क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। तो अब हम देखेंगे क्षोभमंडल को। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षोभमंडल क्या है? यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्षा का होना, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। कौन से परत के? क्षोभमंडल के। यानी टोटल जो मौसमी घटनाएं होती है बेटा वो क्षोभमंडल के अंदर होती है। अब हम देखेंगे समतापमंडल। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समतापमंडल कहलाता है। क्षोभमंडल के ऊपर का जो भाग है वो समतापमंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितना फैला हुआ बेटा? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समतापमंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस परत होती है। क्या होती है? ओजोन गैस परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। क्या करती है?
सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैस होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समतापमंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। कितनी फैली बेटा? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। तो मध्यमंडल में क्या है? यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समतापमंडल से ठीक ऊपर है और इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अंतरिक्ष से कोई भी उल्का पिंड धरती में प्रवेश करता है तो वो मध्यमंडल में आकर के जल जाता है घर्षण बल के कारण। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है बाह्य मंडल। बाहरी वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक हो जाता है। कितना हो जाए बेटा? अत्यधिक हो जाए, और इस तीव्रता से बढ़ता है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। जो बाह्य मंडल है इसमें टेम्परेचर अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है जो कि 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें रेडियो संचार की सुविधा होती है। ठीक है, चलो देखो, जैसे एक ही चित्र सा बना हुआ है, ये तो ज़्यादा ऊंचा बना रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये हमारा क्षोभ मंडल है और ये क्षोभ सीमा है। ठीक है, ये ओजोन परत होगी, ये क्षोभ मंडल हो गया, ये क्षोभ सीमा होगी। इसके बाद में हमारी यहाँ तक, यानी इस सीमा से भीतर ही हमारी सारी सारी जो घटनाएं होती है, मौसमी घटनाएं, वर्षा होना, ओलावृष्टि होना, ईटीसी, सब यही हुए। समताप मंडल, इसमें टेम्परेचर बराबर होता है और ये जो है हवाई जहाज के उड़ने के लिए अच्छी दशा यहाँ पर पाई जाती है। यानी जो हमारा हवाई जहाज है वो समताप मंडल में उड़ता है और इसी में जो आपकी ओजोन परत होती है। ठीक है, इसके बाद ये समताप सीमा होगी, तो क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है बेटा, और ये समताप सीमा होगी। फिर आता मध्य मंडल, ये मध्य सीमा की एक बाउंड्री होगी। ठीक है, और इसके बाद आपका बाहरी है वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल आता है। ठीक है, चलो ओके, एक बार हम यहाँ से जो है जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको भी कवर कर लेते हैं सब साथ ही साथ में। ठीक है बेटा, हाँ, जैसे ये है, ये क्या आप जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। देखो, इसका सीधा मतलब ये होता है, जो सुहाना मौसम होता है या बादलों वाला जो दिन होता है, उस दिन क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसकी जो विकिरण होती है वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाती, क्योंकि ऊपर जो बादल होते हैं वो इसको जो है घेर कर रखते हैं और वो दोबारा पृथ्वी पर लौटा हुआ है। इससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव से धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। ठीक है, इस पर रहना असंभव होता है, किंतु जब कारखानों और कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इसकी ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये CO2 जो है, जो पृथ्वी की रेडिएशन होती है, रेडिएशन जो होती है, विकिरण जो होती है बेटा, इस विकिरण को अंतरिक्ष में जाने नहीं देती है, क्योंकि ये बादलों से टकरा करके जो है वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। इससे पृथ्वी का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और उसको इंक्रीज करने में जो गैस हेल्प करती है उसको क्या बोलते हैं? हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है इस प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, याद रखना। तो CO2 जो है पृथ्वी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर CO2 नहीं होगी तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, यहाँ पर रहा नहीं जाएगा। और अगर CO2 के रहते हुए ज़्यादा मतलब जो है गर्म होगी पृथ्वी, तो वैसे भी मतलब जो है हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अच्छा और भी आ गया। तो यहाँ तक हमने देख लिया ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी बर्फ पिघल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है बेटा, जिससे से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके
जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु संघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में वायु ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। ठीक है, चलो कोई नहीं। जो गर्म वायु होती है ना वो ऊपर उठती है, यानी हल्की होती है, याद रखियो। सिंपल है बिल्कुल, और कुछ तो नहीं रहा। चलिए भाई, एक बार सभी छात्र जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपका जो सी टेट का पेपर है या यूपीएससी का जो पेपर होता है वो इसी में से आता है, एनसीईआरटी में से, याद रखिए इस बात को। ठीक है, के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। नेक्स्ट बेटा, मौसम एवं जलवायु। क्या? मौसम एंड जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा? धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना है। यदि हम कल्पना करें तो हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटों तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या होता है? यानी वायुमंडल की, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे की या दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। और अगर ये एक फिक्स जगह पर हो तो उसे हम जलवायु बोलते हैं। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए हैं? देखो, किंतु दीर्घ काल में, दीर्घ मतलब एक लंबे समय में, किसी स्थान का औसत जो मौसम होता है उस स्थान की जलवायु को बताता है। ये मैंने आपको बता दिया था। टेम्परेचर क्या होता है? आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाणों को तापमान कहते हैं। तापमान क्या होता है? वायु में मौजूद ताप और शीतलता के रिजल्ट को, परिमाणु को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है आतपन। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा, एक देखो, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो आतपन कहलाती है। ठीक है, आतपन क्या होता है? एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो टेम्परेचर के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। ठीक है, याद रखना। आतपन मतलब सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से दूर होगी और घटती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग, केवल 2 अरबवां भाग प्राप्त करती है। ठीक है, यानी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा केवल पृथ्वी को मिलता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वायुदाबमापी वायुदाब को मापता है। वर्षामापी वर्षा को मापता है। वात दीर्घदर्शी पवन की दिशा को मापता है।
तापमान भी तापमान को मापता है, ठीक है। तो वायु दाब मापी क्या होता है, जैसे बैरोमीटर होता है, क्या होता है बेटा, बैरोमीटर होता है, ठीक है, याद रखो बैरोमीटर। वर्षा मापी रेन गेज, इंस्ट्रूमेंट का यंत्र का नाम है, ठीक है, याद रखो। चलो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है और एक वैज्ञानिक का नाम था, इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था, मैंने बता दिया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, ये तब वहाँ वायु दाब भी नहीं है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से जो सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्री के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्षावित हो सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए ये क्लास बेटा यूपीएससी के समस्त एग्जाम, जैसे आपके एनडीए, सीडीएस, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, ठीक है, सीटेट स्पेशल, सीटेट स्पेशल और ऑल स्टेट पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए स्पेशल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। गांव की अपेक्षा नगरों का टेम्परेचर अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर की भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का टेम्परेचर बढ़ जाता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है वायुदाब, बहुत इंपॉर्टेंट है वायुदाब, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बेटा, ठीक है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ साथ बल लगाती है। वायु हमारे शरीर पर जो है उच्च दाब के साथ साथ में क्या लगाती है बेटा, बल लगाती है, ठीक है। किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसीलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। क्योंकि जो वायु का दाब है वो हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सरफेस पर वायु के भार के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे वायु दाब कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, देखो वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है बेटा पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति होती है उसे पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है और तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं।
कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई। पवन को मुख्य 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन पश्चिमी पछुआ पवन होती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। नंबर 1, स्थायी पवने यानी परमानेंट पवने। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं। यानी पश्चिम और पूर्वी व्यापारिक जो पवने हैं ये स्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। तो स्थायी पवनें कौन सी होती है? वे पवन जो पूरी की पूरी एक साल में एक निश्चित दिशा में चलती रहती है, तो उन्हें हम स्थायी पवन कहते हैं। और स्थायी पवन कौन कौन सी होती है? आपकी पश्चिमी और पूर्वी पवनें, ठीक है। दूसरा, मौसमी पवन। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, ठीक है। तो स्थायी पवन होती है, मौसमी पवनें हुए और स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं, ठीक है। ये ग्राफ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पृथ्वी पर। चक्रवात प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाली की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। यानी उड़ीसा में जो भी चक्रवात आता है वो बंगाली खाड़ी से उठता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग वर्षा और ज्वारीय पर्वतकर्ष से हानि हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलते रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवनें और अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति या टेलीफोन लाइन पूरी तरह कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दशकों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। 7 से 10 मीटर ऊंच ज्वारीय तरंगे आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, ठीक है। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब यानी निम्न दाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा बालीकुड़ा के बीच यह प्रभावित किया इसने क्षेत्र को। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूर्वी तट को बर्बाद कर दिया था, ठीक है। 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या पशुओं की मौत होगी, ठीक है ना। सब्जी फसल वसल सब नष्ट होगी। पारादीप और कोणार्क के बीच यह मैंग्रोव जंगल लुप्त हो गए थे, ठीक है। यानी एक तबाही मचा दी थी इस चक्रवात ने, ठीक है बेटा। चलिए अब हम देखेंगे आर्द्रता क्या होती है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। चले
आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। जब हमारे विभिन्न जो जल के स्रोत होते हैं जैसे जलाशय, तालाब वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। यानी गर्म दिनों में जो है हवा शुष्क होती है तो आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने काफ़ी समय लगता है। हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और असहज महसूस करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठती है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाती है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं, ठीक है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है तो वायु में तैर न सके, जब जल की ये बूंदें जो है इतनी भारी हो जावे कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। जो नमी है वो संघनित हो जाती है, यानी कंप्रेस हो जाती है एक जगह। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भूम जल वर्षा जल से प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ियों पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में आ जाता है, ठीक है, और यहाँ बाढ़ का कारण बन जाता है। तो वर्षा कई प्रकार की होती है, जैसे सवनी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, ठीक है बेटा। चित्र 4.5 हम देखेंगे। चलो अब देखो यहाँ पर पहली बात तो यह है कि जो गर्म हवा होती है वह हल्की है और ऊपर उठती है। तो गर्म हवा है ये ऊपर उठ रही और ठंडी हवा जो है इधर से आके इनका स्थान ले लेती है, ठीक है। तो इससे जो वर्षा होती है चक्रवाती वर्षा होती है। पर्वतों में जो वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है जब हवा आर्द्र होती है, बड़े बड़े पर्वत होते हैं तो बादलों को रोक लेते हैं, तो बादलों को जो है वहीं पर बारिश करनी पड़ती है, इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इसके बाद गर्म वायु ऊपर उठती है, ठीक है, ये सामान्य वर्षा होती है। चलो इसके बाद बेटा पौधे तथा जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसे धरातल पर ताज़ा जल प्राप्त होता है। वर्षा कम हो तो जल की कमी सूखा हो जाता है, ये कोई खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बार, क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिम, समहिम, वृष्टि तथा ओला है। वर्षण के दूसरे रूप जो है हिम है, सहिम है, वृष्टि तथा ओला है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये हमने चैप्टर नंबर 4 कवर किया है। इसके बाद एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। और प्योर एनसीईआरटी है बेटा, ये प्योर वाली एनसीईआरटी है, ठीक है, याद रखना। तो ये हमने चैप्टर कवर अप कर लिया। चैप्टर नंबर 4 था हमारा क्लास 7 का, ठीक है। ये कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 4 था वायु, ये हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दीजिए और क्लास का फीडबैक बताइए। थैंक यू।